How are you, students? I hope you all are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. आज मैं 11th केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2. इसके पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना दिए. पार्ट 2, दिस इज अ सेकंड वीडियो ऑफ यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, and I am going to explain the topics to you, and simple sentence, simple words पे आपको समझाना चाहता हूँ. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और समझते रहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. तो पहले पार्ट में मैंने आगे के जो पॉइंट थे जे थॉमसन के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जे थॉमसन की थियरी, रुदरफोर्ड की थियरी और उसके ड्रॉबैक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास, इसके बारे में समझा दिया है. तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पहला वीडियो देख सकते हो. दिस इज पार्ट 2. तो यहाँ पे हम पहले एटॉमिक नंबर और मास के बारे में समझेंगे. तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. मतलब अपने एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे क्या बोला जाएगा? हमें एटॉमिक नंबर उसे बोलेंगे. उसका साइन है Z. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. और किसी भी एटम न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों के नंबर कैसे होते हैं? सेम होते हैं. तो इसके हिसाब से अगर हम समझेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे. क्या बन जाएगा? एटॉमिक नंबर Z. ओके, एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना है. चलो, इसी तरह से एटॉमिक नंबर के बारे में दिखाया गया है. तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तो हमने देख लिया. उसके बाद एटम मास नंबर. अभी हमें क्या देखना है? मास नंबर, मतलब मास कितना होता है, एटॉमिक मास. मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी होता है इसका, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, A इज इक्वल टू P प्लस N भी बोल सकते हैं ऐसे. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A इज इक्वल टू P प्लस N, A इज इक्वल टू Z प्लस N. ठीक है, तो Z जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है. चलो, उसके बाद हम समझेंगे टॉपिक आइसोबार एंड आइसोटॉप्स को समझेंगे. आइसोबार एंड आइसोटॉप्स, तो उसमें क्या होता है? ठीक है, पहले तो ये लिखने का एक पैटर्न है. जैसे ये X है तो ये हमारा एटम है. ठीक है, और A N Z लिखते हैं यहाँ पे, A to Z. ये हमारा क्या है? यहाँ पे X हमारे लिए क्या है? एलिमेंट के लिए हम X लिखते हैं. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे?
एटॉमिक मास नंबर मतलब ए, और नीचे क्या लिखेंगे हम सबस्क्रिप्ट में जेड, एटॉमिक नंबर है हमारा ये जेड। तो इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, और ये हमारा एलिमेंट है। उसके बाद हम समझेंगे आइसोबार के बारे में। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपका बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो इनका मास सेम है, एटॉमिक मास 14 सेम है, लेकिन जो नंबर है वो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो आइसोबार में क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, मास सेम रहता है। उसी तरह से आइसोटॉप्स में क्या होता है वो समझेंगे हम। आइसोबार्स आर द एटम्स विथ द सेम मास नंबर सेम रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं आइसोबार में। उसी तरह से आइसोटॉप में एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। चलो, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हमें समझते हैं इसके आइसोटॉप के। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इन सब में आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मतलब Z सेम है, लेकिन जो A है एटॉमिक मास है आपका वो प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है एंड ट्रिटियम का 3 है। इस तरह से यहाँ पे मास बदल जाता है, एटॉमिक मास, तो उसे बोलेंगे आइसोटॉप। ठीक है, जैसे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तो यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सभी के नंबर सेम है, लेकिन मास 12, 13, 14 डिफरेंट है। उसी तरह क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में सबके एटॉमिक नंबर सेम है, 17 दोनों के, लेकिन मास यहाँ पे 35, यहाँ पे 37 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास डिफरेंट हो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे, और जिसका मास डिफरेंट है, मास सेम है और नंबर डिफरेंट है, उसे आइसोबार बोलेंगे। Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an element. एलिमेंट में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट कम होती है। तो समय समझेंगे हम। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम 2.1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन ढूंढना है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में से हमें निकालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो ऊपर है जो 80 वो हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Z क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर क्या है 35, मास कितना है 80, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 35 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी हमें न्यूट्रॉन ढूंढना है, तो नंबर ऑफ A इज इक्वल, हमने आगे देखा था फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P प्लस N होता है, तो हमें N ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, A माइनस P कर देंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा हमें 45। चलो दूसरा प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पेसीज
आर इक्वल टू दिए गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 18 है, प्रोटॉन है हमारे पास 16 एंड न्यूट्रॉन है हमारे पास 16, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब -2 का चार्ज होना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है हमें। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज, तो स्पीसीज ढूंढिए, तो स्पीसीज कौन सी होनी चाहिए, जो प्रोटॉन 16 है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 16 है मतलब 16 एटॉमिक नंबर पे कौन होगी, कौन है पीरियोडिक टेबल में हमें मिल रहा है सल्फर, क्या मिल रहा है 16 एटॉमिक नंबर वाला सल्फर है, ठीक है। देख कहाँ एक चीज फिक्स हो गई है, सल्फर एटम है। अभी उसके एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, और एटॉमिक नंबर तो पता है कितना होता है, प्रोटॉन के हिसाब से होता है, Z इज इक्वल टू P, तो वो यहाँ पे 16 मिल रहा है हमें। अभी मास ढूंढना है हमें, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। P कितना है, प्रोटॉन हमारे 16 और न्यूट्रॉन भी 16 है, तो हमारा हो गया 32, तो 32 हमारे यहाँ पे मास मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होने चाहिए, मतलब P इज इक्वल टू E होना चाहिए, ठीक है। P इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, E होना चाहिए। प्रोटॉन हमारे कितने हैं, प्रोटॉन हमारे पास 16 है, प्रोटॉन हमारे पास 16 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब डिफरेंस कितना है 2, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब -2 का चार्ज रहेगा यहाँ। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, उसके थियरी भी एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहां से आप उसको समझ सकते हो। चलो आगे अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। धीरे धीरे हम किसकी ओर जा रहे हैं, जो बोर का मॉडल की ओर जा रहे हैं। बोर ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, उसकी ओर जा रहे हैं, नील बोर। तो दो डेवलपमेंट हुए यहाँ पे, टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल। पहला क्या है, ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर मतलब कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें दो तरह के प्रॉपर्टीज होती है उनकी, तो वेव नेचर होता है उसका और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। यहाँ पे दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ड्यूअल कैरेक्टर में। और दूसरा क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ढूंढा गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, स्पेक्ट्रम। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चलो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन, हीट से जो रेडिएशन हो रहा है, थर्मल रेडिएशन लॉज अकर्ड इन 1850s and the theory of electromagnetic radiation, magnetic waves and the emission of such waves by accelerating charge particles was developed। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब स्पीड में जा रहे हैं आगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसमें किसका पार्ट है, थर्मल रेडिएशन लॉज, ये भी आगे आएगा।
चलो अब आगे स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे हमें 1870s में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है और उसके साथ एक दूसरा हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज को हमारा यूनिट भी है फ्रीक्वेंसी में, हर्ट्ज। तो यहाँ पे कौन है? जेम्स मैक्सवेल 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charge bodies में कैसे इंटरेक्शन होता है and the behavior of electrical and magnetic field, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर बताया गया। He suggested that when electrically charged particle, जो पार्टिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, moves under acceleration, स्पीड में जा रहा है, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted। तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो उसके आसपास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसे ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो उसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस वेव को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट भी एक फॉर्म, रेडिएशन का ही फॉर्म है, ठीक है। तो जो न्यूटन के टाइम में क्या था? लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल। पहले ऐसे सोचते लाइट में कौन सा नेचर होना चाहिए? पार्टिकल नेचर होना चाहिए, ठीक है। बाद में स्टडी 19th सेंचुरी में पता चला कि उसमें वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर ऑफ अ लाइट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो लाइट में दोनों पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इसको, फिगर 2.6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स पे, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये एक्स, ठीक है। तो जो हमारा जो रेड कलर का है जेड एक्सिस पे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ब्लू कलर का जो है वो वेव्स है वो वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। दिस कंपोनेंट्स हैव द सेम, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ सेम होती है। आप देख सकते हो तो फिगर 2.6 में उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, स्पीड भी सेम होती है, अल्टीट्यूड मतलब जो हाइट उनकी हो रही है वो भी सेम रहती है। बट दे वाइब्रेट इन टू, लेकिन ये दो अलग अलग, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे एक है और एक हमारा जेड पे, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन से 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री पे प्लेन है। Perpendicular to each other, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। There are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। दिस कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, जो नीचे हम उसको स्टडी करेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम ये थोड़े वर्ड देख लेते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको ये जो वी जैसा साइन है न्यू बोलेंगे उसको, ठीक है। और
उसका यूनिट है यहाँ पे, ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है, हर्ट्ज, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, ठीक है, हर्ट्ज लिखो या पर सेकंड लिखो, साइकिल पर सेकंड। और हेनरिच हर्ट्ज के नाम से है, आगे वो नाम आ गया है। उसी हिसाब से वेवलेंथ, लैम्बडा का साइन है, ठीक है, वेवलेंथ को लैम्बडा बोलेंगे। तो वेवलेंथ क्या होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये यहाँ से हमारे वेव्स जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो मतलब वेवलेंथ मतलब क्या होती है, ये जो हमारा है ये पीक है, ठीक है, और जो ये है उसे, जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है उसे क्या बोलेंगे, ट्रॉ। ओके, तो वेवलेंथ क्या से क्या हो सकती है, मतलब जहां से शुरू हो रही है वहां और जहां पे फिर से मिल रही है, ठीक है। ये एक वेवलेंथ हो गई आपकी, इसे बोलेंगे। नहीं तो अदरवाइज पीक टू पीक भी वेवलेंथ आप मेजर कर सकते हो, पीक टू पीक, ये भी आपका वेवलेंथ हो सकता है। या ट्रॉ टू ट्रॉ आप गिनोगे, ट्रॉ टू ट्रॉ, वो भी आपका एक हो सकता है वेवलेंथ, इसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और वो मीटर में होगा, उसका यूनिट मीटर में मेजर करेंगे उसका। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो वेवलेंथ मीटर में होगी हमारी। चलो यहाँ पे एक जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होता है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है या वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। क्या है, न्यू लैम्बडा। न्यू क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाए तो क्या बनता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट हमें मिलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन दोनों को मिक्स होके हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो यहाँ पे दिया गया है, कितनी होती है ये, 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। ये क्या है हमारा, c है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो अभी जो ये है हमारा, इसको स्टडी करेंगे हम। यहाँ पे दो फिगर है हमारे पास। पहली है द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है। और दूसरा है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम देख सकते हैं, जो वेवलेंथ हम देख सकते हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम, का बहुत कम पार्ट होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे वेव्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज हैं या वेवलेंथ हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हम सिर्फ यही वेवलेंथ, मतलब नैनोमीटर में 400 टू 750 वेवलेंथ ही हम देख सकते हैं, विब्योर, इसमें सब हमारे आप जाते हैं विब्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब आ जाते हैं। तो इतनी वेवलेंथ होती है जो 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में यहाँ पे तो 750 नैनोमीटर हम देख सकते हैं वेवलेंथ को। 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है आपका, ठीक है। चलो यहाँ पे जो समझना है वो समझते थे। ये हमारा लैम्बडा वेवलेंथ है और ये मीटर में है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा वेव लेंथ है। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ 10⁸ है, मतलब ये वेवलेंथ बड़ी है यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या हो रहा है,
छोटी हो रही 10 टू द पावर -6 हो गई, मतलब एकदम छोटी हो गई। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है, बहुत बड़ी है, 10 टू द पावर 8 मीटर में, मतलब बहुत बड़ी होती है, अपार्टमेंट जितनी बड़ी है, और ये एकदम छोटी होती है। यहाँ पे एक्स रेज में वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 है हर्ट्ज पर साइकिल पर सेकंड, और इधर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ऐसे 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 बहुत सारी आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी बहुत है, सेकंड के अंदर बहुत सारे वेव्स आ जाएंगे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है थोड़ी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है। ओके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हम काउंट करते हैं तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है एक्सरे का। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। उसके बाद सॉरी गामा रेज है, ये गामा रेज है, उसकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद जो मिलती है हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है यहाँ पे। उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स आते हैं, एफएम एंड एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अल्टीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स लास्ट में होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, कम जगह से भी वो निकल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद एक दूसरा कॉमनली यूज क्वांटिटी एक और है, जो है हमारी वेव नंबर। एक और वेव नंबर होता है, वेव नंबर मतलब न्यू बार है, ये न्यू बार। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। कुछ लेंथ के अंदर कितने वेव पर लेंथ के अंदर कितने वेव लेंथ आ जाएंगे पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। ठीक है, लेंथ उसका यूनिट क्या है, पर मीटर या पर सेंटीमीटर, छोटा करेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा होता है। लैम्बडा का यूनिट हमें पता है कितना है, मीटर, तो ये पर मीटर हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ओके, चलो अब प्रॉब्लम्स है कुछ, वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम 2.3 को पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पे द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, लैम्बडा है हमारा, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमें दी है, फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है हमारा, न्यू फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दी गई है हमें, 1368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, उसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, लैम्बडा, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऊपर से वेवलेंथ निकालना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हमने देखा है आगे, उसमें कौन सा पार्ट कवर करेगी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम देख सकते हैं या वेवलेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। पहले हम वेवलेंथ ढूंढ लेते हैं। तो हमने देख लिया है आगे कि सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा था, तो इसके हिसाब से हमें इक्वेशन मिल सकता है, ये फॉर्मूला लैम्ब्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, ये लैम्ब्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। अभी हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब सी, उसका वैल्यू पता है, इतना होता है, फिक्स रहता है ये। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है किलो हर्ट्ज में, ठीक है। उसको हम हर्ट्ज का क्या कर देंगे, सेकंड भी कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज जो होता है इज इक्वल टू 1 पर सेकंड लिख सकते हैं हम, तो हर्ट्ज का सेकंड पर सेकंड हो गया। और किलो को निकाल दिया हमने, तो उसकी जगह लिख दिया हमारे 10⁻³ सेकंड हो गया। तो मीटर में हमें मिल रहा है, मीटर मिल रहा है हमें, मतलब लैम्ब्डा हमें मिल गया 219.3 मीटर, ये मिल रहा है। तो ये 290 मीटर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, रेडियो वेव्स में मिलेगा। 219 को हम देख रहे हैं कहाँ पे, टू 219 को चेक करेंगे तो कहाँ पे जाएगा 290 हमारा, ये 219 मीटर है, तो ये हो गया हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा रेडियो वेव्स में, ओके 290 ये रेडियो वेव्स में आ जाएगा। चलो तो 290 रेडियो वेव्स वेवलेंथ में आएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम 2.14 प्रॉब्लम 2.4। उसमें क्या कहा गया है, द वेवलेंथ, अब लैम्ब्डा हमारा दिया गया, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट मतलब 400 नैनोमीटर टू रेड, रेड मतलब 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में दिखाना है हमें, मतलब न्यू में दिखाना है। यहाँ पे हमें यूनिट दिया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होगा, ओके। तो पहले हमें इसका ढूंढना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी हमारी 400 नैनोमीटर है, सॉरी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा। हमें ढूंढना क्या है इसमें से, हमें ढूंढना है, हमें वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो क्या हो जाएगा, C बाई लैम्ब्डा हो जाएगा, ये रहा। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने रख दी 400, तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें मिल रहा है हर्ट्ज पर सेकंड, मतलब हर्ट्ज भी लिख सकते हैं हम, 750 टाइम्स 10⁻14 मिल रहा है। किसके लिए, वायलेट के लिए। उसी तरह से अब रेड लाइट का हम ढूंढेंगे, रेड लाइट।
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, हमने वेवलेंथ लिख दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसे, तो यहाँ मिल रहा है 4 टाइम्स द पावर 14 हर्ट्ज। तो हमें किस किस के बीच में मिल रहा है, 4 टाइम्स 10 टू द पावर 14, तो 7.5 टाइम्स 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, इन बीच में मिल रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो किसमें मिलेगा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें मिल रहा है। विब्योर बता आ जाएगा पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ओके, प्रॉब्लम 2.5 को देख लेते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर मतलब न्यू बार, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था, न्यू, ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग, वेवलेंथ हमें दी गई है लैम्बडा, लेकिन किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, क्या बोला, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है सर, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम का। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का हमें ढूंढना है, वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है, और वेवलेंथ हमें दिया गया एंगस्ट्रॉम में। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखिए, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। ये न्यू बार का फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेम्बडा, 1 बाई लेम्बडा की वैल्यू हमें है, तो उसके हिसाब से हमें मीटर में मिल रहा है ये, और सेंटीमीटर मिल रहा है 10 टू द पावर 4, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो। ओके, अभी हमें ढूंढना क्या है, फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेंगे हम, वही फॉर्मूला हमारा है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा, यहाँ पे हो गया। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, वेवलेंथ भी हमें पता है मीटर में, तो यह हो गया पर सेकंड, इज आवर आंसर। Okay students, so I stop here for the second video. Next video I will upload soon, but you have to subscribe my channel, share it, like it, press the bell icon to receive the new uploaded video earliest. I hope you have understood. Write down your positive comments and share with your friends this video so they can also learn Unit 2 structure of the atom easily. Thank you. Thanks for watching.